हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। प्रत्यावर्ती धारा इस चैप्टर को हमने 6 भागों में समझा, अर्थात 6 लेक्चर हमारे हुए। अब इसमें जो महत्व क्या क्या चीजें हमने पढ़ी उसकी एक समरी करते हैं, और समरी के साथ साथ इन सब 6 भागों में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन है जो परीक्षाओं में अधिकतम आते हैं। तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ी। केवल हिंट कर रहा हूं, नंबर 1 पहली चीज, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फर्स्ट थिंग हमने पढ़ी। नंबर 1, यदि वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर होगा तब V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ये नंबर 1 चीज पढ़ी। तो हमने ये समझा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, पहली चीज। और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट में दूसरी चीज हमने इसका पीक वैल्यू, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट V नॉट इज इक्वल टू एन वी ए ओमेगा एंड आई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। ये दूसरी चीज हमने पढ़ी। ये पीक वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज है भाई। ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और ये करंट का एम्पलीट्यूड है, करंट का पीक वैल्यू कहलाएगा। नंबर दूसरी चीज पढ़ी। नंबर 2, इसके बाद हम आगे बढ़े थे, फिर हमने आगे बढ़े तो आगे हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट थर्ड थिंग, तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी देखिएगा। हमने होल साइकिल के लिए वोल्टेज का एवरेज वैल्यू और करंट की एवरेज वैल्यू पढ़े। मींस फर्स्ट हाफ में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू, सेकंड हाफ में कोई साइकिल लिया, उस साइकिल के फर्स्ट हाफ में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या थी, सेकंड हाफ में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या थी। सिमिलरली करंट की फर्स्ट हाफ में एवरेज वैल्यू क्या थी और सेकंड हाफ में करंट की एवरेज वैल्यू क्या थी। तो V एवरेज इज इक्वल टू हमारा आया था प्लस माइनस, प्लस का मतलब फर्स्ट हाफ के लिए होगा 2V नॉट अपॉन पाई, और माइनस का मतलब सेकंड हाफ के लिए। और सिमिलरली I एवरेज इज इक्वल टू प्लस माइनस 2I नॉट अपॉन पाई। ये नंबर तीसरी चीज हो गई, थर्ड थिंग। और होल साइकिल के लिए, फॉर होल साइकिल, ये ध्यान जरूर रखिएगा, ये V एवरेज इज इक्वल टू 0 एंड I एवरेज इज इक्वल टू 0। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में प्लस और सेकंड हाफ में माइनस, तो पूरे साइकिल में वोल्टेज की एवरेज वैल्यू और करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर चौथी चीज हमने पढ़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डेरिवेशन आता है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। IRMS, VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2 एंड IRMS इज इक्वल टू I नॉट मीन्स I0 अपॉन √2। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं इस पे। ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, डेरिवेशन पूछा जाता है। प्रूव दैट VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2 एंड IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन √2। ये चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमने थोड़ा सा फेज के बारे में डिस्कस करा, हम सीधे सर्किट्स में आ गए थे। पांचवी चीज देखिए, हमने कितने सर्किट पढ़े। हमने सर्किट पढ़े सबसे पहले ओमिक सर्किट, नंबर 1 ओमिक सर्किट। इस पर हम अभी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा आप यहां पर उस पर डिस्कस करना अनावश्यक होगा। सेकंड सर्किट पढ़ा हमने एल सर्किट, जिस सर्किट में इंडक्टेंस हो, और द सर्किट विच कंटेन ओनली ओमिक रेजिस्टेंस मींस
ओमिक सर्किट हो गया। दूसरा सर्किट जो केवल इंडक्टेंस जिसके पास होगा वो प्रेरकी परिपथ हो गया। तीसरा कैपेक्टिव सर्किट। नंबर 3, ये 3 सेपरेट थे और मैंने कहा था कि ये 3 सर्किट जिसकी समझ में नहीं आएंगे आगे जटिल हो जाएगा उसके लिए, इसलिए 3 सर्किट को आराम से समझ लीजिएगा, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। और फिर हमने क्या क्या पढ़ा? चौथा सर्किट LR सर्किट, ये चौथा वाला था। फिर CR सर्किट, अब जोड़े के रूप आ गए, ये 5वां सर्किट था। और फिर LC सर्किट, ये 6ठा सर्किट था। और फिर आगे हम तीनों को LCR सर्किट, ये 7 सर्किट पढ़े। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 7 सर्किट बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। हमने करा क्या था कि हर सर्किट में 4 चीजें निकाली थी, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे C ले लीजिए, LR ले लीजिए, CR ले लीजिए, LC ले लीजिए, LCR। हर सर्किट में हमने 4 चीजें क्या क्या पढ़ी थी? नेट वोल्टेज, नेट रेजिस्टेंस, जेड इंपेडेंस जिसको कह रहे थे, और फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I एंड cos phi। ये 4 चीजें पढ़ी थी, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिपथ का नेट विभवांतर कितना होगा, नेट प्रतिरोध कितना होगा, और वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितना होगा, और शक्ति गुणांक कितना होगा। cos phi हमने हर सर्किट में निकाला हुआ है। ये 5वीं चीज हमने सर्किट से पढ़े, हर सर्किट में हमने 4 चीजें निकाली, और ये सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी हम NCERT बुक में चलेंगे तो वहां क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लगभग हर सर्किट से ये सर्किट लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, LR, LC, CR और LCR सब सर्किट से एक एक क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग ठीक से समझ जाएंगे। उसके बाद हम जो AC सर्किट्स थे, जो 6ठी महत्वपूर्ण चीज है, अच्छा, इन सर्किटों में हमने एक रिजोनेंट कंडीशन भी पढ़ी थी। रिजोनेंट सर्किट, LCR सीरीज और पैरेलल में फिर आता हूं। उससे पहले ये जो AC सर्किट हैं, AC सर्किट्स में जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड हो रही थी, हमने 6ठी चीज ये पढ़ी, P एवरेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos ऑफ phi। ये डेरिवेशन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर भी मैं स्टार लगा दिया, क्योंकि cos phi हमने हर सर्किट के लिए निकाला हुआ है, उस पर बहुत ज्यादा डिटेल से हमारी स्टडी हो चुकी है। उसके बाद हमने 7वीं चीज पढ़ी थी, रिजोनेंट सर्किट। रिजोनेंट सर्किट, अनुनादी परिपथ, ये 2 प्रकार के थे, LCR अनुनादी परिपथ कब काम करेगा? वो एक तो था सीरीज LCR और दूसरा था पैरेलल LCR। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इससे क्वेश्चन आता है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC, या रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू, इसको हम ν0 से डिनोट करे थे वहां, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ω0 से डिनोट करे थे, ये आया था 1/√LC। एक ही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैंने स्टार लगा दिया। उसके बाद आगे बढ़े थे, तो आगे हमने रिजोनेंट सर्किट के बाद क्वालिटी फैक्टर पढ़ा था। 8वीं चीज, गुणवत्ता कारक या गुणता कारक, क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर हमने पढ़ा था, तो ये क्वालिटी फैक्टर था Q इज इक्वल टू XL/R। फाइनली ये हमने कह दिया था कि आप एक लाइन का याद रखना, XL/R या XC/R, दोनों से निकालोगे तो क्वालिटी फैक्टर सेम आएगा, सेम वैल्यू आएगी, उसी को हम कहेंगे क्वालिटी फैक्टर।
क्वालिटी फैक्टर हो गया। और ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 9वीं और बहुत महत्वपूर्ण चीज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में हमने क्या क्या ट्रांसफॉर्मर पढ़े थे भाई? पहला ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप एंड सेकंड ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था स्टेप डाउन। और सबके दोनों के सेम प्रिंसिपल थे, कंस्ट्रक्शन लगभग सेम था और वर्किंग फंक्शन एक था, तो इफिशियंसी के लिए एक ही सूत्र था और उसमें पावर लॉस थे। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी मैंने स्टार कर दिया। तो अब कौन कौन इंपॉर्टेंट चीजें होगी भाई? ट्रांसफॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। रिजोनेंट सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एवरेज पावर कंज्यूम्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो सर्किट्स हैं ये सब के सब महत्वपूर्ण है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और VRMS और IRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2 और I0 अपॉन √2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेष छोटी छोटी बेसिक चीजें, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, अल्टरनेटिंग क्या करंट क्या है, ये सब इस चैप्टर में हमने स्टडी की। तो आप इसकी को समराइज कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। हम चलते हैं इस चैप्टर के NCERT बुक के क्वेश्चंस में और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों को उठा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस को हम इनिशियली पुटअप कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जब भी समय मिलेगा हम आगे बढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उन पे चलेंगे। तो हम आते हैं NCERT बुक के क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। ये देखिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखिएगा। एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100 ओम, ये गिवन है भाई। 100 ओम का एक रेजिस्टर है और किससे कनेक्टेड है? एक अल्टरनेटिंग सोर्स से, जिसकी वोल्टता है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। हमने पढ़ा हुआ है पीछे, क्योंकि हमारी कंट्री में जो AC वोल्टेज क्रिएट होती है, उत्पादन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ध्यान रखना। और DC की फ्रीक्वेंसी, डिस्ट धारा की फ्रीक्वेंसी 0 होती है भाई। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए इसको कनेक्ट कर दिया तो ये जितना भी वोल्टेज है पूरा का पूरा इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा VR, V इज इक्वल टू VR, टोटल इसके सिरों पे ड्रॉप हो जाएगा भाई। अब परिपथ में धारा का RMS मान बताना है। इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो होगी वो RMS ही होगी भाई, ये ध्यान रखिएगा। क्या ये भी क्या है? ये VRMS है। जो भी वोल्टता दी होती है वो RMS वैल्यू होती है। जो भी करंट एमिटर मेजर करता है वो IRMS होती है। ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली चीज पूछ रखा है नंबर ए, परिपथ में धारा का RMS मान। धारा का RMS मान ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो I के बदले क्या हुआ? वो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R आ गया। मान रख दीजिए, VRMS 220 वोल्ट अपॉन और रेजिस्टेंस है 100 ओम, मीन्स IRMS आ गया आपका कितना? 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर आ गया भाई। अच्छा, दूसरा नंबर बी,
पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। फॉर होल साइकिल नेट पावर कंज्यूम्ड पी एवरेज, जो मैंने कहा था अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। देखिए डीसी सर्किट्स में जो एवरेज पावर कंज्यूम होती है, जो पावर कंज्यूम होती है, P इज इक्वल टू V इंटू आई होती है। यहां V इंटू आई इंटू कॉस फाई, V मीन्स वी आर एम एस, आई मीन्स आई आर एम एस, कॉस। हमारे पास वी आर एम एस है, आई आर एम एस है, फाई। अब देखिए जो रेजिस्टिव सर्किट होते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं, जिन सर्किट्स में रेजिस्टेंस होता है वहां रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज एंड करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है, फाई इज इक्वल टू 0 होता है। सो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 0 1। तो पी एवरेज इज इक्वल टू आ गया वी आर एम एस, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए, ये ध्यान रखना, रेजिस्टिव सर्किट में कॉस फाई नहीं, फाई इज इक्वल टू 0, सो कॉस फाई इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम पावर लॉस होता है इस सर्किट में। पी एवरेज वी आर एम एस है 220, आई आर एम एस है 2.2, कॉस फाई 1। तो ये वॉट में आएगी, पावर का यूनिट होता है वॉट। मल्टीप्लाई कर दीजिए 220 इंटू 2.2, मतलब 22 इंटू 22 484 आता है भाई, 480 वॉट। यस, बिल्कुल बेसिक चीज है। ये पी एवरेज आ गया और ये आई आर एम एस आ गया। आई आर एम एस इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर एंड पी एवरेज इज इक्वल टू 484 वॉट। आइए क्वेश्चन नंबर, आर सर्किट हो गया भाई। इसका मतलब आर सर्किट में जो V इज इक्वल टू V नेट वोल्टेज जितना भी अप्लाई करा हुआ है वो VR है। ये VR मीन्स VRMS, ये VR भी हुआ है भाई। ये VR इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू जितना भी वोल्टेज हमने लगा रखा पूरा पूरा रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होएगा, उसी वही VRMS हुआ, मतलब VR हुआ है। इसका रेजिस्टेंस R ही हुआ, ओमिक रेजिस्टेंस ही हुआ, और फाई इसके लिए हुआ 0, कॉस फाई हुआ 1। 4 के 4 चीजें इंक्लूड होगी और एक क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया, रेजिस्टिव सर्किट हो गया। आइए दूसरा सर्किट, क्या एसी आपूर्ति का दूसरा सर्किट नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट। शिखर मान का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, वो है शिखर मान। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो V0 गिवन, वी हैव गिवन V0 इज इक्वल टू 300 वोल्ट। RMS वोल्ट था। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो हमको VRMS बताना। VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2, हम स्टडी कर चुके हैं। तो V0 हो गया, इसको √2 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, V0 अपॉन √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया। मैं एक ही लाइन में, आप आगे बढ़ते जाएंगे, मैं एक ही लाइन में कर दे रहा हूं। V0 हो गया 300 √2 अपॉन 2, तो 150 VRMS इज इक्वल टू आ गया, VRMS इज इक्वल टू 150 अपॉन इंटू √2। √2 की वैल्यू रख दीजिए आप, कितना 1.414, तो ये आ जाएगा 150 इंटू 1.414, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ रहा है 15 चौको 60, 15 एकम 15, 15 6 21, 15 चौको 60, 2 62, 15 दूना 15 एकम 15 और 6 21, तो ये 212 नियरली आ गया। VRMS इज इक्वल टू 212.10 वोल्ट। एसी परिपथ में धारा का RMS मान, नंबर बी,
धारा का IRMS गिवन है, IRMS इज इक्वल टू कितना 10 एम्पियर। शिखर मान बताना है, क्योंकि हम जानते हैं IRMS I नॉट अपॉन √2। अतः क्या हो जाएगा भाई, I नॉट इज इक्वल टू IRMS √, तो 10 √2, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। √2 1.414 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो I नॉट इज इक्वल टू आएगा 14.14 एम्पियर। ये देखिए पीक वैल्यू हमेशा RMS वैल्यू से ज्यादा होती है भाई। 1.414 इंटू 10 करोगे तो 14.14 एम्पियर आ गया। मतलब मौखिक क्वेश्चन है। दूसरा, पहला, दूसरा। तीसरा सर्किट देखिए, तीसरा सर्किट है हमारे पास, नहीं तीसरा क्वेश्चन, एक 44 मिली हेनरी का प्रेरक, मतलब प्रेरकत्व 220 वोल्ट 50 हर्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा का RMS मान बताना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए एक प्रेरित्र है भाई, ये प्रेरकी परिपथ है केवल। L इज इक्वल टू 44 मिली हेनरी, इसको आप हेनरी में बदल देंगे तो 44 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी दिया हुआ है। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। इसको जोड़ दिया है, किससे जोड़ दिया है, क्योंकि आपको केवल हिंट करना है। इसको जोड़ दिया एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, जिसकी बोलता है कितनी, V मीन्स VRMS। वो पूरी की पूरी कहां ड्रॉप होगी, इसके सिरों के बीच ड्रॉप होगी। V इज इक्वल टू VL हुआ है कितना 220। V इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू 220 वोल्ट। पूरा का पूरा इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, इसके सिरों के बीच ड्रॉप हो जाएगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू कितने, न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो हमको क्या निकालना है, करंट का। इसमें करंट फ्लो होगी, देखिए इसमें करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होगी तो वो करंट हुई IRMS। तो हम इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, XL। पहले हम निकाल देते हैं XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L। पढ़ा हुआ है हम। ओमेगा मीन्स 2 पाई न्यू इंटू L। मान रख दीजिए, तो आ गया 2 गुणा 3.14 पाई का मान, गुणा न्यू 50 इंटू L 44 इंटू 10 की पावर -3। ये क्या आएगा, ओम आएगा। ओम सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, ओम में आएगा ये। तो 50 गुना 100 हो गया, तो 3.14 इंटू 4.4 करिएगा। 3.14 इंटू 4.4, 50 गुना 100 हो गया, एक 10 की पावर -1 बची। 4.4 इंटू 3.14, तो ये आ जाएगा लगभग, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या एक ही साथ रख दीजिए, या एक ही साथ रख दीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए। और VL इज इक्वल टू कितना है, VL इज इक्वल टू है 220, क्योंकि ये कटेगा कुछ, 220 वोल्ट। सो I इज इक्वल टू, ओम से लॉ लगा दीजिए, VL अपॉन XL। VL है 220 अपॉन XL है 2 पाई न्यू L। यहां पर मैं 22/7 रखता हूं, क्योंकि ये कट जाएगा, ऐसे में मत रखिए। 22/7 2 इंटू 22/7 ऊपर चले गया, इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10 की पावर -2, नहीं -3। तो कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा कितना,
ये आ रहा है आई इज इक्वल टू वी एल अपॉन एल, वी अपॉन आर, वी एल अपॉन एक्स एल, वी है 220, एक्स एल है 2 पाई न्यू इंटू एल, 2 पाई का मान 3.14 नहीं रखा, 22/7 रखा, 22 नीचे रहा, 7 ऊपर गया, इंटू न्यू 50 इंटू 44, एक्स ये एल का मान है 44 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ गया भाई, आई इज इक्वल टू या 22 कट गया, देखो ऊपर बचा 70, 1 0 यहां बचा 70 अपॉन नीचे बचा 50 दूना 100, 100 और ये है ऋण 3 तो ऋण 1 का मतलब 0.4 बचा, तो ये 700/44 बच गया। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 कम 4, 4 7 28, 4 5 20 और 11, तो आ गया कितना ये 175/11, 11 का भाग करोगे तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू कितना, आई इज इक्वल टू आ रहा है 11 1 कम 11 बचा 6 उतरा 5, 11 5 55, 65 10, 11 नाम सॉरी पॉइंट नहीं अभी ये बचा 15 पॉइंट, अब आएगा पॉइंट 11 नाम 99, एक बचा, फिर 11 1 कम 11 नहीं जाएगा तो फिर चलिए 9 लगभग, तो इतना एम्पियर IRMS हुआ है। तो इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी आई इज इक्वल टू कितनी होगी, हमारा आंसर आ गया, ये आ रही है 15.92 एम्पियर, ये आंसर आ गया भाई। मैं ऐसा कर दे रहा हूं, ये हमारा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखो हमने 2 परिपथ पढ़ लिए, इसका मतलब देखो क्वेश्चन में भी हमने 2 परिपथ पढ़ लिए, एक तो ओमी परिपथ रेसिस्टिव सर्किट और दूसरा इंडक्टिव सर्किट। यहां जितनी भी वोल्टेज है ये पूरी की पूरी इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रही है। इसमें जो इसका रेजिस्टेंस होगा इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरण प्रतिघात हुआ है, इसका प्रतिरोध प्रेरण ओम में आता है, इतना ओम। और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो आई इज इक्वल टू IRMS ही हुई हो। इसके लिए भी और आई के बीच फेज डिफरेंस, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, 0 होता है, cos फाई नहीं सॉरी 90 का होता है। वोल्टेज लीड करती है करंट को, वोल्टेज अग्रगामी धारा पश्चगामी, 90 का फेज होता है, तो फाई इज इक्वल टू π/2, cos फाई इसके लिए 0 होता है, तो पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस इसमें होता ही नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कैपेसिटिव सर्किट, जिस परिपथ में केवल संधारित्र हो, धारिता हो। 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ज की AC आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। परिपथ में धारा का RMS, जो भी धारा होगी वो RMS ही होगी भाई, मतलब करंट कितनी मिल रही है वो बताना है। ये देखिए एक सर्किट है हमारा, कैपेसिटिव सर्किट है, ये कैपेसिटेंस है उसका, इसको जोड़ रखा है AC सोर्स से। AC सोर्स की वोल्टता है V इक्वल टू 110 वोल्ट एंड इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज, और ये कैपेसिटर है C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदल दोगे तो 60 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, ये गिवन है भाई। अब इसमें करंट फ्लो होगी I, वही करंट हुई IRMS, तो वो निकालना है। जिस सर्किट में कैपेसिटर होता है उसका प्रतिरोध कहलाता है धारितीय प्रतिघात, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC इज इक्वल, सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, XC
एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू सी। अभी निकालना मत, सीधे सीधे एक ही साथ निकालेंगे। ये हो गया परिपथ में धारा IRMS। I मीन्स IRMS, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, VRMS, V अपॉन V मीन्स ये VRMS हुआ। ये जो भी वोल्टेज होगी RMS वैल्यू होंगी भाई, ये पूरी की पूरी इसके ये प्लेट्स के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। V इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू VC, क्योंकि यहां पर क्या है, केवल कैपेसिटेंस है। तो VRMS अपॉन R का मतलब XC, तो VRMS अपॉन XC 1/2 पाई न्यू सी ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई न्यू इंटू सी। रख दीजिए वन। IRMS इज इक्वल टू VRMS हो गया 110 इंटू 2 पाई की वैल्यू ऐसा करिए, कर तो रहा नहीं है, 3.14 कर दीजिए। 3.14 इंटू न्यू हो गया 60 इंटू सी हो गया 60 इंटू 10 की पावर -6। इतना आ गया भाई। और आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए ये देखो ऐसा आ रहा है 11 दूना 22। देखो मैं जीरो को सब पावर्स में भेजता हूं। 11 दूना 22, ये 3.14 को एक साथ रखिए और 6 6 36 को एक साथ रखिए। जीरो देखो 1 2 3 और 10 की घात ऋण 6, तो 10 की घात ऋण 3 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखो 22 इंटू 3.14 इंटू 36, फिर 10 की पावर -3 है, 3 स्थान दशमलव लगा दीजिएगा। ये आएगा, यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा IRMS इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके ये नियरली आ रहा है 2486.88 इंटू 10 की पावर -3, इतना एम्पियर। अब देखो ये -3 3 स्थान दशमलव खिसकाओगे तो ये IRMS इज इक्वल टू कितना आ गया। फाइनली IRMS इज इक्वल टू, मैं इधर आ गया हूं, 2.48 का मतलब 2.486 मीन्स नियरली 2.49 मीन्स 2.5 आ गया। चलिए मैं ऐसा ही लिख देता हूं एम्पियर। ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया IRMS। तो हमने 3 सेपरेट सर्किट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिए हैं। R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट। अब C सर्किट में देखिए ये जो वोल्टेज होगा पूरा का पूरा इस कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच ड्रॉप हो जाए। VRMS इज इक्वल टू VC हुआ है, ये VC। इसका रेजिस्टेंस हुआ XC, जिसको हम क्या कहेंगे, ये कैपेक्टिव रिएक्टेंस हुआ, धारितीय प्रतिघात 1/, ये याद रखना है। V इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू जितना भी अप्लाई है यहां पर वो पूरा का पूरा इसके एक्रॉस, क्योंकि सिंगल सर्किट है। और भाई यहां पर वोल्टेज यहां पर लीड नहीं करती, यहां करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करती है, लैगिंग पर रहती है। कितने का फेज होता है, वोल्टेज पश्चगामी होता है धारा से π/2 मींस करंट π/2, करंट जो है वोल्टेज से π/2 लीडिंग कंडीशन में होती है। जब हमने वेक्टर डायग्राम पढ़ा था तो वहां पढ़ा था। तो cos φ इसमें भी 0 होगा, इसमें भी पावर एवरेज लॉस जो होएगा, कंज्यूम होएगा, वो 0 होगा। ये आपका 3 सर्किट हो गया। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होगी, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। वैसे तो मैंने बता दिया है आपको, ये देखिए। चलिए फिर मैं हिंट कर दे रहा हूं जिनकी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि जो प्रश्न नंबर 3 और 4 थे हमारे पास, प्रश्न नंबर 3 था, ये देखा प्रश्न नंबर 3 में था, क्वेश्चन नंबर 3 में था, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो अभी सॉल्व करा, इसमें क्या था भाई, एक इंडक्टेंस था, इंडक्टेंस। कितना इंडक्टेंस था? L = 44 मिली हेनरी। और इसमें हमने एक AC सोर्स लगाया था, उसकी वोल्टता VRMS 220 वोल्ट थी और उसकी फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। इसमें करंट फ्लो होएगी I और ये वोल्टेज पूरे का पूरा इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। V = यहां पर V = VL हुआ, ये ध्यान रखना। और इसमें करंट क्या होती है, देखिए ये करंट होगी। सपोज मैंने कहा है करंट को हमेशा एक्स एक्स में दिखाना, तो वोल्टेज लीड करती है करंट को, V = VL। और कितने का फेज डिफरेंस होता है ये, phi = π/2 प्लस भी लिख सकते हो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में के होल साइकिल में P एवरेज = कितने अवशोषित होगी शक्ति, नेट एब्जॉर्ब एनर्जी, नेट कंज्यूम्ड एनर्जी पूछा। P एवरेज = VRMS × IRMS × cos phi। देखो VRMS ये है, IRMS हमने निकाली थी, उसकी जरूरत है ही नहीं यहां रखने की। cos phi = cos π/2 करोगे तो ये आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि cos phi = 0 है, तो 0 से किसी चीज को गुणा करोगे तो नो पावर एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टिव सर्किट। और क्वेश्चन नंबर 4 था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, क्या ऐसा था भाई, ये कैपेसिटेंस था, कैपेसिटर था, कैपेसिटर के, ये क्वेश्चन नंबर 4 अभी जो करा हमने, क्वेश्चन नंबर 4, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच हमने सप्लाई जोड़ दी थी, AC सप्लाई, V = 110 वोल्ट और न्यू = 60 हर्ट्ज, ये सप्लाई जोड़ दी थी। ये सप्लाई जोड़ दी तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहां पर V = VC होगा, पूरा का पूरा ये वोल्टेज किस, इसके प्लेट्स के अक्रॉस। C = शायद ये C = कितना था, 60 माइक्रोफैरेड, 60 माइक्रोफैरेड। इसमें करंट फ्लो होगी I। प्लेट्स के बाहर ये सर्किट होती है, करंट होती है कंडक्शन करंट। प्लेट्स के बीच यहां पर डिस्प्लेस होती है, अभी विस्थापन धारा पढ़ेंगे आगे, यहां से यहां तक डिस्प्लेस्ड हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर वही IC। ठीक है, तो इसमें भी एवरेज पावर कंज्यूम P एवरेज = VRMS × IRMS × cos phi, इसमें भी करोगे। इसमें भी चूंकि cos phi = डायग्राम, चलिए अभी बता रहा हूं, phi = 0 होता है, phi = ये इसमें करंट तो ऐसे ही दिखाओगे ये। और वोल्टेज VC क्या करती है, लीड करती है, वोल्टेज लीडिंग है इसमें, करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग, द वोल्टेज लैग बाय फेज एंगल π/2, तो ये phi = यहां पर -π/2 लिख दीजिए, या π/2 ही हुआ है, ये VC हुआ है, ये VC, ये I अग्रगामी, वोल्टेज V पश्चगामी, कितना पश्चगामी, π/2, तो cos -π/2 मीन्स cos π/2 ही हुआ, 0 हुआ, तो P एवरेज क्या होगी इसमें, इसमें भी 0, कोई पावर कंज्यूम नहीं, कोई शक्ति अवशोषित नहीं होगी।
अगला सर्किट है हमारा, अच्छा ये हमारे 3 सर्किट हो गए, सब बिल्कुल। आर सर्किट सबकी क्लियर हो जानी चाहिए, एल सर्किट क्लियर हो जानी चाहिए, सी सर्किट क्लियर हो जानी चाहिए, फाई किसमें कितना कितना होता है, कॉस फाई कितना कितना होता है। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं 3 4 5 जो क्वेश्चन हमने करे, ये इससे हमारी थ्योरी भी क्लियर हुई होगी फिर से। अब मैं आता हूं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक एलसीआर। अब तीनों का आ गया भाई। देखो अभी तक तो हमने सेपरेट वाले क्वेश्चन करे थे, अभी पेयर वाला भी नहीं आया। अब पूरा एक एलसीआर सर्किट जिसमें एल बराबर 2 हेनरी, सी बराबर 32 माइक्रोफेरेड एंड आर इज इक्वल टू 10 ओम। अनुनाद आवर्ती ओमेगा आर का मान परिकलित कीजिए। इस पथ के लिए क्यू, देखो गुणता, क्यू गुणता कारक, क्वालिटी फैक्टर भी पूछा है। अब एलसीआर परिपथ है भाई, उसके लिए हमको क्या कर देना है, हमको रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा आर निकालना है। ओमेगा आर कहा है उसने। अब देखिएगा फिर इसको, क्वेश्चन ये सबके समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सा है। एलसीआर सर्किट है हमारे पास। एलसीआर सर्किट ये होता है भाई, देखिएगा, ये मैं फिर से बता रहा हूं एलसीआर सर्किट, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं एलसीआर सर्किट। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये एल, ये सी, ये आर और ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। सपोज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज ड्रॉप होगी, इस वोल्टेज में से कुछ तो इसके सिरों के अक्रॉस VL, इतनी तो यहां ड्रॉप होगी। और ये कैपेसिटर है, इसके सिरों के अक्रॉस VC, V में से VC, और इसके सिरों के अक्रॉस V में से VR। 3 जगह ड्रॉप हो रही है। ये जो वोल्टेज लगा रखा है, कुछ यहां ड्रॉप हुआ, कुछ इसके सिरों के बीच ड्रॉप हुआ, कुछ इसके सिरों के बीच, रेजिस्टेंस R के सिरों के बीच। तो हमने वेक्टर डायग्राम पढ़ा था, जब सर्किट में R होता है, देखिएगा ध्यान से, फिर से समझ लीजिएगा, तब VR और करंट I के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। अब R को छोड़िए, जब L होता है वोल्टेज VL, अग्रगामी होती है VL और करंट पश्चगामी π/2 का फेज होता है, π/2। चलिए प्लस π/2 कर दें। अब दोनों को छोड़िए, ओनली कैपेसिटर मानिए। जब कैपेसिटर होता है तब करंट फॉरवर्ड इन फेज बाई वोल्टेज VC, और ये फेज डिफरेंस भी होता है π/2 का। ये वेक्टर डायग्राम हो गया। अनुनाद की कंडीशन में, अनुनाद की स्थिति में, एलसीआर अनुनादी परिपथ पढ़ा था हमने, ये सीरीज एलसीआर अनुनादी परिपथ है। स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, VL इज इक्वल टू VC। इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा इसके बराबर होगा और अपोजिट होगा। VL इज इक्वल टू VC। अब VL इज इक्वल टू IXL इज इक्वल टू I इंटू XC। V इज इक्वल टू IR होता है, VL इज इक्वल टू IXL, VC इज इक्वल टू I इंटू XC। अब I तो कैंसिल, XL ओमेगा L 1/ओमेगा C, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। पीछे पढ़ते आए हैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 1/√LC। ये निकाल देना है आपको बस। यही अनुनादी आवृत्ति है। अनुनादी आवृत्ति कितनी आ जाएगी फिर, मान रख दीजिए। मान रख देंगे तो ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है भाई, ओमेगा आर। मैं रख रहा हूं यहां पर ओमेगा, इसको ओमेगा को रिजोनेंट कर दीजिए। ओमेगा आर कह रखा है इसने। ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√, ये देखिए √L
एल है इसमें, ये देखिएगा एल कितना है 2 हेनरी, और सी बराबर मैं अलग से लिख दे रहा हूं, आर बराबर है 10 ओम, और सी इज इक्वल टू, ये जो सी है, सी में यहां पर लिख दे रहा हूं, सी बराबर दिया है इसने 32 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड को फेरेड में रखोगे, ध्यान रखना, तो रखिए 1/LC √LC, एल का मान है 2 इंटू सी है 32 इंटू 10 की पावर -6। देखो ये आ गया ओमेगा आर, 10 की पावर -6 का -3 आया, ऊपर गया तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हुआ, अपॉन नीचे 32 गुना 64 का वर्गमूल 8 हो गया, तो ये आ गया 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पंचे 40। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना रेडियन पर सेकंड। ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा आर या ओमेगा इज इक्वल टू 125 रेडियन पर सेकंड। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है भाई, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा आर आ गया। अब क्या, गुणता कारक भी पूछा है। गुणता कारक क्या, Q इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन, या तो आर से निकाल लेना या एक्स सी अपॉन आर से निकाल, दोनों से एक ही आएगा। एक्स एल मीन्स ओमेगा इंटू एल अपॉन आर। देखो ओमेगा निकाला है हमने 125, एल है 2 हेनरी अपॉन आर है 10, तो 125 गुना 250 तो 25 आ गया भाई। इसका यूनिट कुछ नहीं होता है, Q इज इक्वल टू 25 आ गया। यदि आप इसी को Q इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर से निकालोगे तो भी 25 ही आएगी। एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी अपॉन आर, ये है ही है, ये देखिए, हाँ। तो Q इज इक्वल टू एक्स सी 1 अपॉन ओमेगा हो गया 125, और C हो गया तुम्हारा कितना था, 32 गुणा 10 की घात ऋण 6, और R हो गया आपका 10। ये सॉल्व कर दोगे, ऋण 5 ऊपर जाएगा धन 5, 125 से 32 को गुणा करके फिर डिवाइड करोगे तो Q बराबर इससे भी 25 ही आएगा। चाहे Q इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर से करो, Q इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर से करोगे, सेम वैल्यूज आएंगी। तो ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 6। तो अनाद की स्थिति में VL इज इक्वल टू VC कर दोगे, आ जाएगी आपके क्वालिटी फैक्टर, इससे निकाल लोगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया भाई। अब और आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 30 माइक्रोफेरेड का आवेशित संधारित्र 20 मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ा है। ये देखिए, एक कैपेसिटर है, इसके का कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू 30 माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदलोगे तो 30 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड। इसको, ये आवेशित है भाई, ये चार्ज है, मतलब इस पे एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी स्टोर्ड कहां होगी, इसकी प्लेट्स के बीच। इसको एक प्रेरित्र से जोड़ दिया गया है, एक प्रेरित इंडक्टेंस से जोड़ दिया गया है, और L बराबर है 27 मिली हेनरी। मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, 27 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, ये गिवन है। अब होगा क्या, यहां पर LC वाइब्रेशंस होने लगते हैं, LC दोलन होने लगते हैं, क्योंकि ये अपनी ऊर्जा को, सपोज इसकी ये प्लेट धन है, ये ऋण है, तो अपनी ऊर्जा को ये धीरे धीरे इसको देगा। हाफ CV स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा, हाफ LI स्क्वायर में कन्वर्ट होगा।
जब ये पूरी की पूरी ऊर्जा इसको दे देगा तो उसकी ऊर्जा सब यहां इस संधारित्र पे आ जाएगी, नहीं सॉरी प्रेरित्र पे आ जाएगी, उसकी ऊर्जा कुछ नहीं रहेगी। फिर से ये अपनी ऊर्जा को किसको देना शुरू कर देगा, फिर कैपेसिटर को देना शुरू कर देगा। उसको कहते हैं एलसी दोलन, एलसी वाइब्रेशन कहलाते हैं। एलसी दोलनों की, मुक्त दोलनों की जो इस कंडीशन में रिजोनेंस की कंडीशन होती है, मुक्त दोलनों की जो एंगुलर कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा आर, यही पूछा है हम 1 रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति पूछा है √LC रख दीजिए ओमेगा आर इज इक्वल टू वाइब्रेशन होते रहेंगे। ये अपनी ऊर्जा को इसको देगा, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पूरी पूरी यहां जाएगी, ये फिर से अपनी ऊर्जा को उसको देना शुरू कर देगा। हाँ एक बात ध्यान रखना, ये सपोज पहले धन थी, ये पहली प्लेट, ये ऋण थी, तो जब इसकी पूरी की ऊर्जा इसमें आ जाएगी, इससे फिर उसमें जाना शुरू होगा, तो ये फिर ऋण होने शुरू हो जाएगी, ये प्लेट धन हो जाएगी। ऐसा बार बार चलता रहेगा। ये आ गया 1/√L, L है हमारा कितना 27 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू इसको 30 इंटू 10⁻⁻, को हम -6 को लिख देते 3 इंटू 10⁻⁵। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁵ -3 -8 का रूट आ गया -4, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ अपॉन नीचे 9 × 27 या 3 × 7 = 21, 3 दूना 6, 2 8, 81 हुआ, 81 का वर्गमूल 9 हो गया, 10⁻⁴ अपॉन 9। अब इसको ऐसा कर लेना, ऐसा 10/9 अलग कर दीजिए इंटू 10⁻³ अलग कर दीजिए, तो ये आ गया ओमेगा आर इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये आया 1.1 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ऐसा भी कह सकते हो। आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ओके।